का मारक हथियार ओवैसी, जिसने फिर कर दी पाकिस्तान की ऐसी की तैसी, आज उसके बारे में भी बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले पाकिस्तान की घर में घुसकर धज्जियां उड़ाई, फिर विदेशों में अपनी टीमें भेजकर पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया। ये टीमें जब दुनिया भर में पाकिस्तान की धुलाई करके देश लौटी हैं, तो पीएम मोदी इनसे मुलाकात कर रहे हैं और इसकी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें और वीडियोस दिखाता हूं। पीएम मोदी ने आज उन सारे डेलीगेशन से मुलाकात की जो दुनिया के अलग अलग देशों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजे गए थे। शशि थरूर से पीएम मोदी मिले, उसकी तस्वीरें आप देखिए। मनीष तिवारी वहां दिख रहे हैं, उनसे रिपोर्ट ली कि हाँ भाई बताइए आप लोग गए, क्या हुआ। आनंद शर्मा दिख रहे हैं। गुलाम नबी आजाद से पीएम मिले हैं, कांग्रेस के आनंद शर्मा से मिले हैं, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी से मिले हैं, एनसीपी की सुप्रिया सुले से मिले हैं, उन्होंने बातचीत की है। डीएमके की कनिमोई से मिले हैं। ये तस्वीरें देखकर देश की राजनीति में वो लोग बहुत जल भुन रहे होंगे जो भारत की कूटनीति पर सवाल उठा रहे हैं। ये तस्वीरें कांग्रेस को भी अच्छी नहीं लग रही होंगी, क्योंकि उसकी पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि इंडी गठबंधन के नेताओं से पीएम मोदी मिल रहे थे। ये तस्वीरें देखिए, शशि थरूर, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, सब किस तरीके से मिल रहे हैं। वहां पर प्रियंका चतुर्वेदी से मिल रहे हैं वो। लेकिन जो इंडी अलायंस है, विपक्ष है, उसका इकोसिस्टम है, वो इस बात को नहीं समझता कि सबसे पहले देश है, फिर पॉलिटिक्स आती है। पीएम मोदी ने राजनीति को एक साइड में रखकर देश की बात दुनिया में बताने के लिए हर दल की टीम को भेजा। और ऐसा नहीं कि काम निकल गया तो अब निकलो, सबसे मिले हैं, सबसे पूछा है, जाना है, उनको एहसास कराया है कि वी वैल्यू यू। आपने देश के लिए अपनी पार्टी को साइड रख के जो किया है, हम उसको महत्व देते हैं। देखिए सलमान खुर्शीद से मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर भी राजनीति की थी। अच्छा, मैं आपको एक चीज और दिखाऊं, इसमें आपको असदुद्दीन ओवैसी नहीं दिख रहा है। ओवैसी कहां गायब हो गए? ओवैसी दिल्ली आए थे लेकिन इस कार्यक्रम में नहीं दिख रहे। ओवैसी क्यों नहीं दिख रहे हैं ये आगे बताऊं। लेकिन आप देखिए कि जो लोग सवाल उठा रहे थे, शशि थरूर पे कांग्रेस वालों ने कितने सवाल उठाए, लेकिन ना शशि थरूर जैसे नेताओं ने इसकी परवाह की, ना पीएम मोदी ने इसकी परवाह की कि विरोधी क्या कहें। क्योंकि नरेंद्र मोदी का एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को हर तरफ से धोया जाए। भारत ने 7 डेलीगेशन भेजे थे जो दुनिया के अलग अलग 33 देशों में गए थे और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बुरी तरह से धोया। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने क्यों किया, दुनिया को बताया। आज पीएम मोदी को डेलीगेशन के सदस्यों ने डिटेल रिपोर्ट दी। डेलीगेशन में शामिल सदस्य जैसे शशि थरूर, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे, मनीष तिवारी, पीएम मोदी को अपने टूर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने जिस देश में डेलीगेशन गया वहां किस तरह का रिस्पॉन्स मिला ये बताया गया, भारत को किस तरह का समर्थन मिला ये सब पीएम मोदी को बताया गया। भारत के 7 डेलीगेशन विदेश गए थे और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा हुई ओवैसी वाले डेलीगेशन, जिसकी अध्यक्षता जय पांडा कर रहे थे। आज ओवैसी को भी पीएम मोदी से मिलना था, लेकिन अचानक ओवैसी वहां नहीं पहुंचे। इसकी वजह क्या है आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये देखिए कि भाई ओवैसी विदेश गए। भारत के डेलीगेशन में ओवैसी ऐसे नेता हैं जिनकी चर्चा भारत के साथ पूरे पाकिस्तान में हो रही है, क्योंकि ओवैसी ने ही पाकिस्तान को सबसे बुरी तरह से एक्सपोज किया। ओवैसी की बातों से पाकिस्तान में कैसी आग लगी है, जरा उसकी एक झलक भी देखिए, फिर बताता हूं ओवैसी कहां गायब हो गया आज। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। छोड़िए ना, बचपने की बातें नहीं करना। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। इनको आईने में अपनी सूरत देखना चाहिए। तुम कौन सा मिसाइल टेस्ट करते टेस्ट कर लो, याद रखो, मगर भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले तो ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकियों को ठोका। उसके बाद दुनिया भर में पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए जो मिशन छोड़ा और छेड़ा, उसके लिए आप तस्वीरें देखिए कि उसमें जो स्ट्राइक करने वाले लोग वो किस तरीके से अब मिलकर आए। और उसमें सबसे बड़ा हथियार असदुद्दीन ओवैसी और शशि थरूर जैसे नेता थे। सबसे ज्यादा चर्चा शशि थरूर और ओवैसी की हुई, क्योंकि वो नेता हैं जो भारत में तो पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला कर रहे थे,
लेकिन जब देश की बात आई तो भारत के पक्ष में खड़े दिखते हैं। शशि थरूर नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके नेता हैं, कांग्रेस के। ओवैसी न सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पॉलिटिक्स का विरोध करते हैं, बल्कि वो मुसलमान भी हैं और इसलिए पाकिस्तान के नैरेटिव को तोड़ना कि भारत में मुसलमान बड़ा परेशान है, हम तो कश्मीर के मुसलमानों की बात करते, ओवैसी ने जाकर धज्जियां उड़ा दी। यानी नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी एकदम परफेक्ट रही और खास तौर पर ओवैसी ने पाकिस्तान को ऐसे ऐसे जख्म दिए कि पाकिस्तान में आज भी ओवैसी की चर्चा होती। पीएम मोदी ने जो काम किया था उसे ओवैसी ने बखूबी पूरा किया और इसका नतीजा यह हुआ कि आज पाकिस्तान में ओवैसी को न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। पाकिस्तान के मौलाना तो ओवैसी का नाम ले लेकर तकरीरें कर रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज और सेना प्रमुख ओवैसी की दलीलों की काट नहीं खोज पा रहे। यह थी नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। आप देखिए ओवैसी ने कैसे पाकिस्तान के नैरेटिव को तार तार कर दिया। भाई पाकिस्तान ने कहा वो आतंकवाद से पीड़ित है, ओवैसी ने कहा पाकिस्तान आतंकवाद की दुकान है। पाकिस्तान ने कहा भारत ने हमला किया, ओवैसी ने कहा भारत ने आतंकवाद पर अटैक किया। पाकिस्तान ने कहा भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, ओवैसी ने कहा भारत में 20 करोड़ मुसलमान सुरक्षित रहते हैं। पाकिस्तान ने कहा भारत आतंकवाद फैला रहा है, ओवैसी ने कहा भारत सालों से आतंकवाद से पीड़ित है। पाकिस्तान ने कहा हमारा आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान मानवता के लिए दुश्मन है। पाकिस्तान ने कहा हम भारत को करारा जवाब देंगे, ओवैसी ने कहा मलेरिया की दवा तो तुमसे बनती नहीं, तो हमसे क्या टक्कर लो। सबसे बड़ी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने यह सारी बातें मुस्लिम देशों में जाकर कहीं। पाकिस्तान जो बात बात पर मुसलमान देशों का हवाला देता है कि वो उसके साथ हैं, उन्हीं देशों में ओवैसी ने पाकिस्तान को भिगो भिगो के धोया। यानी नरेंद्र मोदी ने जो रणनीति बनाई थी उसमें सबसे बड़ा हथियार शशि थरूर और ओवैसी जैसे नेता भारत के लिए साबित हुए। भारत से लेकर अलग अलग देशों तक ओवैसी ने पाकिस्तान को कायदे से रगड़ा। एक बार ओवैसी ने कैसे पीएम मोदी के लिए वो स्ट्राइक की जो भारत के बहुत काम आ रही है, उसकी एक झलक दिखाता हूं। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था ना कभी रहेगा। अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी करती हो और तुम इस्लाम की बात करते हो। वो चीन जो जिनजियांग में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सूअर खिलाया जा रहा है चीन में, आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात करता है। पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए भारत के 7 डेलीगेशन ने किस तरह से काम किया और कैसे पीएम मोदी के इस फैसले से आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर और भारत के स्टैंड को दुनिया ने माना, अब आपको यह भी बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोलंबिया ने पाकिस्तान के पक्ष में स्टेटमेंट दिया। कोलंबिया ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के प्रति संवेदना जताई। भारत के डेलीगेशन ने कोलंबिया की सरकार को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। भारत का स्टैंड समझने के बाद कोलंबिया ने पाकिस्तान के पक्ष में जो अपना स्टेटमेंट दिया था वो वापस ले लिया और इसी तरह से अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भारत का डेलीगेशन मिला। जेडी वेंस ने काफी देर भारत के डेलीगेशन से बात की और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के स्टैंड को समझा। इसी तरह मलेशिया ने भारत के डेलीगेशन का प्रोग्राम कैंसिल करने की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी। पाकिस्तान ने मुस्लिम देश का हवाला देते हुए मलेशिया से भारत के डेलीगेशन के कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन मलेशिया ने पाकिस्तान की मांग ही ठुकरा दी और भारत के डेलीगेशन के सारे प्रोग्राम आयोजित हुए। यानी जहां जहां भारत के सांसदों का डेलीगेशन गया वहां पाकिस्तान की पोल पट्टी खुलती चली गई। मुस्लिम देशों में ओवैसी ने मोर्चा संभाला। सऊदी अरब के बड़े नेताओं के सामने ओवैसी ने पाकिस्तान का मुस्लिम कार्ड फेल कर दिया। सुनिए ओवैसी को जो बता रहे हैं कि किस तरह मीटिंग की तैयारी तक की गई थी। इतना बैक टू बैक मीटिंग्स थे और फिर उस मीटिंग से जाने से पहले जय पांडा सबको बुलाकर बात करके, भाई इसमें हमको इनसे मिल रहे हैं, इस तरह बोलना है, उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, मैं हूँ, श्रृंगला साहब हैं, एक कलेक्टिवली रात भर बैठकर बात करना, फिर सुबह जाने से पहले फिर बात करना, फिर जाना, फिर मीटिंग से निकलने के बाद कैसा महसूस हुआ, फिर नेक्स्ट मीटिंग में कैसा करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि रियाद में हमारी मीटिंग
हिज एक्सेलेंसी आदिल जुबैर साहब से हुई, जो एक जमाने में फॉरेन मिनिस्टर थे, अब एमओएस फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के। 2 घंटे मीटिंग चली, 2 आवर्स। लेकिन आपके मन में भी सवाल होगा, अगर ओवैसी इतने शिद्दत से पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे थे तो आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलने क्यों नहीं पहुंचे? वो जो तस्वीरें आई आज मुलाकात की, उसमें ओवैसी क्यों नहीं दिख रहे हैं? उसकी वजह अब आपको बताता हूं। ओवैसी दरअसल इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन ओवैसी के कहा जा रहा है कि जो करीबी रिश्तेदार हैं उनकी कुछ सेहत बिगड़ गई थी, उनकी शायद बाईपास सर्जरी होनी थी और इसके लिए ओवैसी को अचानक दुबई जाना पड़ गया और इसलिए ओवैसी इस कार्यक्रम में नहीं आए। ऐसा नहीं है कि वो इससे बच रहे थे या इसमें आना नहीं चाहते थे या नरेंद्र मोदी से मिलना नहीं चाहते। ओवैसी आना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक कारणों से जो है उन्हें दुबई जाना पड़ा और वो इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए। लेकिन ओवैसी आए ना आए, देश में जो गर्मी आई है बॉस, बाप रे बाप। पाठशाला में अगला चैप्टर, कहीं घर में आग लग जा रही है, कहीं एसी में ब्लास्ट हो रहा है, ऊपर से जला देने वाली गर्मी, गजब गजब कांड हो रखे हैं। अचानक ऐसी जला देने वाली गर्मी आई क्यों है और जाएगी कब? पाठशाला में अब ये बताने वाला चैप्टर खोल रहा हूं। आधे हिंदुस्तान में इस वक्त ऐसी गर्मी पड़ रही है कि लोग कह रहे हैं कि कूलर पंखे तो छोड़ दो, एसी लोग चेक कर रहे हैं बॉस कि एसी चल नहीं रहा है क्या, गैस निकल गई है क्या, एसी काम नहीं कर रहा है, एसी फेल हो जा रहा है। चलते एसी के नीचे बैठकर लोगों को लग रहा है कि एसी काम नहीं कर रहा है। ऐसी भीषण गर्मी है कि एसी बाप बाप कर दे रहा है और घर से बाहर निकल जाओ तो ऐसा लग रहा है जैसे शरीर को किसी ने तंदूर में डाल दिया। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक ऐसी गर्मी पड़ रही है जो बर्दाश्त से बाहर की। हालत यह हो गई है कि कहीं एसी में ब्लास्ट हो जा रहे हैं, कहीं हल्की सी चिंगारी भीषण आग की वजह बन जा रही है। इस गर्मी से जान बचाने के लिए जिसे मौका मिल रहा है पहाड़ों की तरफ भागा जा रहा है, लेकिन वहां लोगों को नई आफत से सामना करना पड़ रहा है। क्या उत्तराखंड, क्या हिमाचल, सड़कों पर ऐसा भयंकर ट्रैफिक जैम लग गया है, 1-1 किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटों लग जा रहे हैं। आज पाठशाला में आधे हिंदुस्तान में गर्मी से मचे हाहाकार के पाकिस्तानी कनेक्शन के बारे में भी बताऊंगा। राजधानी दिल्ली में आज गर्मी ने अपना भीषण रूप दिखाया। तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को टच कर गया, जिसने दिल्ली वालों के पसीने निकाल दिए। गर्मी की वजह से आग लगने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। आज एक घटना दिल्ली के द्वारका में हुई, जहां एक छोटी सी चिंगारी से भड़की आग ने पूरे फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया। आग फ्लैट में बने मंदिर से भड़की और पीवीसी पैनल होने की वजह से देखते ही देखते पूरे फ्लैट में आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। आप तस्वीरें देखिए बॉस, इतनी खौफनाक तस्वीरें हैं। आग द्वारका के शब्द अपार्टमेंट के टॉप फ्लोर में लगी। आग इतनी भीषण थी कि जान बचाने के लिए फ्लैट में मौजूद 2 बच्चों और उनके पिता ने नीचे छलांग लगा दी, क्योंकि वो बच नहीं सकते थे। तीनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। सुनिए एक बार। It's going bad, please do something fast. 3 लोग नीचे गिर गए हैं। It's going bad, please do something fast. 3 लोग नीचे गिर गए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक अपार्टमेंट के टॉप फ्लोर में आग लगने के दौरान एसी में ब्लास्ट होने की आवाज सुनाई दी। आप भी चश्मदीदों को एक बार सुनिए। 10 के टाइम की बात है, मैं इधर से रास्ते से गुजर रहा था तो बहुत तगड़ी धुआं लगी हुई थी, तो हमने बाइक यहाँ पे बगल में खड़ा करा, देखा तो 7-8 आदमी एक साथ ही फ्लोर से नीचे कूद गए। आपके सामने कूदे? हाँ जी, भीषण आग थी और आग से एसी भी ब्लास्ट कर रहा था। अच्छा। तो हमने कोशिश करी 2 बच्चे को बचाने की, लेकिन वो बचा नहीं पाया। वो मैं लेके आकाश हॉस्पिटल गया, लेकिन डॉक्टर ने सॉरी बोल दिया। उसके लिए छोटी सी गुड़िया थी 8-9 साल की और एक बच्चा था 10-11 साल का, लेकिन वो बच्चे बच नहीं पाए। सोचिए कितनी दुखद घटना है कि एक तो पहले वो आग में फंस गए, कुछ नहीं सूझा होगा तो पिता ने बच्चों के साथ छलांग लगाया कि शायद बच जाए, हड्डी टूटेगी लेकिन बच जाए। लेकिन न पिता बचे न दोनों बच्चे बचे। हालांकि एक थ्योरी ये भी चल रही है, एक बात ये भी कही जा रही है कि घर में हवन हुआ था, शायद उसकी वजह से आग लगी। लेकिन जो भी घटना हुई वो बहुत ही भयावह थी। हालांकि दिल्ली नहीं, उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में इस वक्त भयंकर गर्मी पड़ रही। घर हो या दुकान को ठंडा रखने वाला एयर कंडीशनर खुद गर्म होकर फटने लगा है। यह तस्वीर दिल्ली के जनकपुरी इलाके की है, जहां घर में लगे एसी में ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई। एसी के आउटर यूनिट में लगी आग ने पूरे घर को चपेट में ले लिया और फ्लैट में सब कुछ जलकर खाक हो गया। एसी की वजह से लगी आग ने पूरे फ्लैट को खंडहर बना दिया। घर में रखा पूरा सामान जल गया और दीवारों का पेंट तक उतर गया। इसी तरह यूपी के झांसी में एक शोरूम में लगे एसी के आउटर यूनिट में भीषण गर्मी की वजह से आग लग गई।
कुछ ही देर में आग नीचे के फ्लोर तक पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। भाई लोग, इतनी गर्मी है कि चला के छोड़ दे रहे हैं एसी, और एसी जो है वो अब उसकी सर्विस हुई नहीं हुई पता नहीं, उसमें कांड हो जा रहा है। देश भर में हीट वेव और लू के लिए नौतपा को वजह माना जाता रहा, जो इस बार 25 मई से शुरू होकर 2 जून को खत्म हो चुका है। लेकिन नौतपा खत्म होने के बाद आधा हिंदुस्तान तपती गर्मी में झुलसने लगा है। इस झुलसाने वाली गर्मी का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक नौतपा खत्म होने के बाद अब पाकिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों से सूखी और गर्म पश्चिमी हवाएं भारत पहुंच रही हैं। इनकी सबसे ज्यादा मार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में पड़ रही है। इन राज्यों के ज्यादातर इलाकों में भयंकर लू चल रही है। दिल्ली में अगले 3 दिनों तक हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के कई जिलों में भी भीषण हीट वेव का रेड अलर्ट है, जबकि पश्चिमी यूपी के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी इलाकों में गर्मी के 3rd डिग्री टॉर्चर से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने पहाड़ों की तरफ कूच करना शुरू कर दिया है। हालत यह है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट स्पॉट खचाखच भरने लगे। भाई जिसको जो समझ में आ रहा है आसपास के इलाकों में चला जा रहा है कि भाई वहां ठंडक मिलेगी। ये तस्वीरें नैनीताल की तरफ जाने वाली सड़क की है। इसमें कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार ही कतार नजर आ रही है। आप देखिए ना बॉस, खाली गाड़ी खड़ी है सड़क पर। ट्रैफिक जैम लग गया, इतना भीषण कि नैनीताल पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटों लग जा रहे हैं। इस बीच नैनीताल से कुछ दूर पहले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मी माइक से